तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 7। तो आज हम पार्ट 7 में पढ़ने वाले हैं राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स 24 से लेकर के 26 के बीच में। इन 3 आर्टिकल के ऊपर आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी है वो समय समय पर आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आर्टिकल 24 के बारे में। तो आर्टिकल 24 में क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो जो बच्चे हैं, बच्चों को फैक्ट्रीज वगैरह में काम ना मिले, उनको वहाँ पे मजबूर करके या एक तरह से किसी भी तरह से उनको फैक्ट्रीज वगैरह में क्या है काम ना मिल सके, उनका वोलेशन वगैरह ना हो सके। क्योंकि क्या होता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रेलवे का हो गया, या फिर किसी फैक्ट्री होगी, माइन होगी, तो वहाँ पे क्या है हैजार्डियस एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं काफ़ी। उनके एक तरह से पोल्यूटेड एयर भी हो सकती है वहाँ पे, पोल्यूटेड वाटर हो सकता है, या फिर किसी तरह का खतरा भी हो सकता है। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहाँ पे, तो इस तरह से क्या है उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है और उनके क्या है उसको सेहत के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ सकता है। तो इसलिए आर्टिकल 24 ने क्या किया था, ये ऐसी जगहों पर 14 साल से कम के बच्चे को एम्प्लॉय करने के ऊपर सख्त कानून लगाया था, प्रोहिबिशन लगाया गया था। इसमें क्या है कि जो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट है हार्मलेस या फिर इनोसेंट वर्क में, तो जहाँ पे क्या है उनके ऊपर खतरा नहीं है उनकी लाइफ के ऊपर, तो वहाँ पे क्या है उसमें उन्होंने प्रोहिबिट नहीं किया था कि मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा था कि भी हार्मलेस कंडीशन है। उन्होंने सिर्फ कहा था कि जहाँ पे हैजार्डियस एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह, रेलवे वर्क वगैरह, तो इस तरह की जो फैक्ट्री होगी, माइन होगी, वहाँ पे उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। और दूसरी जगह पे जहाँ पे इनोसेंट वर्क होता है, जैसे छोटा मोटा काम हो गया, तो वहाँ पे क्या है उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। इसके ऐसा कुछ उसने कहा था। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसमें 2006 में क्या कहा गया था कि 2006 में जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, जो डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर या वर्कर के तौर पर जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे क्या है बच्चों को काम नहीं लिया जा सकता। तो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कौन से हो गए, होटल हो गया, ढाबा हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, दुकानें होगी, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट्स, स्पाज, टी शॉप, तो इस तरह की जो जगहें हैं वहाँ पर भी 2006 में उनको क्या कर दिया था, वहाँ पर काम करने के ऊपर उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था, प्रोहिबिशन लगा दिया गया था। तो इसमें कह रहा है कि कोई भी अगर मान लो ऐसा पाया जाता है व्यक्ति जो किसी 14 साल से कम के बच्चे को क्या करता है, अपनी फैक्ट्री में, अपनी वर्क प्लेस पे क्या है उसको जॉब देता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको प्रोसिक्यूशन होगा, उसका पैनल क्या है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एक्ट है 2005 का, उसमें क्या कहा था, उसमें जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है हो गया, या फिर स्टेट कमीशन हो गए, जो स्टेट लेवल के हो गए कमीशन चाइल्ड राइट्स और चिल्ड्रन के जो एक तरह से क्या है राइट्स वगैरह को कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे। तो वो जो CPCR एक्ट था उसके तहत 2005 में इसको लागू किया गया था। तो इसके साथ साथ इसमें क्या है चिल्ड्रन की कोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड की गई थी, ताकि जो स्पीडी ट्रायल है उसके उनके खिलाफ जो ऑफेंस हो रहे हैं, बच्चों के खिलाफ जो भी एक तरह से अपराध हो रहे हैं, या फिर जो उनकी जो राइट्स हैं चाइल्ड राइट्स का उनको वायलेशन हो रहा है, तो उसके खिलाफ क्या है प्रोटेक्शन मिल सके बच्चों को, इसलिए चिल्ड्रन कोर्ट क्या है एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये सभी जो कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट है 2005 का, उसके तहत ये सब एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016 में क्या कह रहा है कि इसमें जो एक तरह से ये अमेंडमेंट की गई थी, जो चाइल्ड लेबर का एक्ट था इनका, तो जो चाइल्ड लेबर है प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट था 2016 में, इसको पास किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें अमेंड किया गया था, इसमें चाइल्ड लेबर जो प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 था, ओरिजिनल एक्ट कब का था 1986 का था, और इसमें क्या है एक तरह से अमेंडमेंट की गई थी, कुछ ना कुछ इसमें संशोधन किया गया था। तो इसमें क्या है इसका नाम, इट हैज़ रीनेम्ड द प्रिंसिपल एक्ट एज द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो क्या है कि इसमें जो नाम था इसका एक्ट का, उसको एक तरह से चेंज कर दिया गया था। पहले क्या था, ये चाइल्ड लेबर एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट था, तो अभी क्या कर दिया गया इसको चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर, यानी एडोलसेंट को भी इसमें क्या है ऐड कर दिया गया था। तो इसमें क्या है कि उसकी एज लिमिट उसमें बढ़ा दी गई है। तो इसमें एडोलसेंट में कौन से आते हैं, जो एक तरह से 14 ईयर से लेकर के 18 ईयर के तक टाइम होता है,
यानी एडल्ट बनने से पहले जो भी टाइम होता है उसको एडोलसेंट एक तरह से पीरियड कहते हैं। तो उसमें उन बच्चों को भी क्या है जोड़ लिया गया था, ताकि जो उनके खिलाफ भी जो शोषण वगैरह हो रहा है 14 साल के 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है ये एक्ट वगैरह एस्टेब्लिश किया गया था। तो अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर इन ऑल ओकेजन ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस। यानी जितने भी कोई भी काम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या फिर जिसमें हार्म हो बच्चों के हेल्थ को या फिर उसके शरीर को, या फिर किसी इनमें हार्म ना भी हो, इनोसेंट वर्क भी हो, तो वहाँ पे हर जगह पे यानी ऑल ऑक्यूपेशन सभी तरह के व्यवसायों में उसको प्रोहिबिट कर दिया गया कि उनको किसी भी व्यवसाय में उनको काम पे नहीं लगाया जा सकता, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। अर्लियर दिस प्रोहिबिशन वाज अप्लीकेबल इन 18 ऑक्यूपेशंस एंड 65 प्रोसेसेस। तो क्या था, पहले क्या था ये 18 ऑक्यूपेशन यानी 18 तरह के जो व्यवसाय और 65 तरह के जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं, उनमें इसको प्रोहिबिट किया गया था कि जो बच्चों को 14 साल से कम के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी इसमें क्या गया, सभी के सभी जितने भी ऑक्यूपेशन हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, सब में इसको बैन कर दिया गया था, इसको प्रोहिबिट कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में कि द फर्दर द अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंट। तो अब एडोलसेंट्स कौन से होते हैं, बच्चे जो 14 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनको एडोलसेंट की पीरियड उसमें कहते हैं। तो चाइल्ड कब तक होता है, चाइल्ड होता है उसका उम्र अगर 14 साल तक की उम्र है तो उसको चाइल्ड कहेंगे, अगर 14 से लेकर के 18 साल की उम्र है तो उसको एडोलसेंट कहेंगे, तो 18 साल से ऊपर के बच्चे को क्या कहेंगे, उसको एडल्ट कहेंगे, तो वो एडल्ट हो जाता है। तो इससे क्या है, ये 3 जो स्टेजेस होती हैं इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें क्या है, जो एडोलसेंट है, एडोलसेंट यानी 14 साल के 18 साल के बच्चे हैं, उनको हैजार्डियस ऑक्यूपेशंस में और प्रोसेसेस में मतलब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या है एक तरह से प्रोहिबिट किया गया है। तो जो एडोलसेंट से नीचे वाले हैं, 14 साल से नीचे वाले हैं, उनको हर तरह के ऑक्यूपेशन या प्रोसेस में क्या है बैन कर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जो एडोलसेंट है उनको हैजार्डियस जितने भी हैं सिर्फ वहाँ पे क्या है बैन किया गया है। तो अमेंडमेंट एक्ट ने क्या है आल्सो क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के लिए क्या है, पनिशमेंट भी बता दी गई थी, अगर कोई इस तरह के जो प्रोहिबिशन वगैरह लगाया गया है सरकार के द्वारा तो उसको खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, उसके मतलब कोई भी ऑफेंडर्स हैं जो भी उसका इस तरह से अपराधी हैं उनके लिए सज़ा क्या है, सज़ा भी बढ़ा दी गई थी। इट हैज़ एन इम्प्रीमेंट ऑफ 6 months to 2 years और ए फाइन ऑफ 20,000 to 50,000। तो क्या इसमें क्या कह रहा है कि सज़ा क्या दी गई थी कि मतलब एक तरह से मतलब 6 महीने से लेकर के 2 साल से तक आपका क्या है सज़ा मिल सकती है, आपको जेल की सज़ा हो सकती है। और उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ या फिर 20,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है आपको, या फिर दोनों हो सकते हैं। मतलब दोनों भी अगर आपकी जो एक तरह से ऑफेंड है, आपका जो अपराध है वो बड़ा है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लगाया हुआ है, या फिर बार बार मना करने के बाद भी, बार बार वार्निंग देने के बाद भी आपने उनको लगा रखा है, तो आपके खिलाफ क्या है दोनों सज़ा भी दे सकते हैं आपको। 2 साल तक का तो एक तरह से कार्य जो जेल में कठोर सज़ा होगी, या फिर 20,000 से लेकर के 50,000 तक का जो आपका जुर्माना है, तो ये दोनों भी लगाए जा सकते हैं। इन केस ऑफ रिपीटेड ऑफेंस, तो अगर मान लो बार बार करता है कोई तो उसको पनिशमेंट इज ऑफ 1 year to 3 year। तो इसको 3 साल तक की सज़ा भी क्या है किसी भी अपराधी को मिल सकती है अगर वो बार बार मतलब छोटे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देता हुआ पाया जाता है। तो इसमें कह रहा है नेक्स्ट है अपना आर्टिकल जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसमें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आते हैं। तो आज हम 25 और 26 पढ़ने वाले हैं। जो 27 28 है वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं। और जल्द ही हम क्या है बोर्ड पर भी आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मंडे या ट्यूसडे से आपके लिए जो क्लासेज वगैरह हैं वो बोर्ड पर करवा दी जाएंगी। तो चलिए आज का लेक्चर इसमें आर्टिकल 25 है वो पढ़ लेते हैं। जो फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बारे में ये है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन क्या है कि इसी में क्या कह रहा है कि इसमें पढ़ लेते हैं कि वर्ड में क्या क्या इसमें कहा गया है। तो क्या है, ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू, सभी व्यक्तियों को क्या है इक्वली हकदार हैं, सभी इक्वल इसको राइट्स मिले हैं। किस चीज़ के राइट्स मिले हैं? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या है? इनर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलीजन विद गॉड क्रिएचर इन वट एवर ही वे ही डिजायर्स। तो क्या है कि मतलब अंतरात्मा की स्वतंत्रता, यानी कि वो अगर जिसको कोई व्यक्ति है वो अपनी आंतरिक स्वतंत्रता से, अपने खुद की मन की स्वतंत्रता से किसी भी धर्म को अपना सकता है, और उसमें किसी भी धर्म के जो जीव हैं, क्रिएचर हैं या फिर भगवान है, उसको अपने क्या है उसके साथ अपना संबंध बना सकता है एक तरह से। मतलब उनको अपने आप से रिलेट करके, या फिर किसी को उसको मर्जी है कि वो किसी को भगवान मानता है, किसको नहीं मानता है। तो ये क्या है उसके अंतरात्मा के ऊपर उसको फ्रीडम मिली हुई है कि वो किसी भी तरह के जो जीव है या फिर किसी भी को भी भगवान क्या है मान सकता है और उसकी क्या है पूजा कर सकता है।
नेक्स्ट राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस यानी कि प्राध्यापकों का अधिकार, यानी कि क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजन बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। क्या है कि वो अपने जो किसी तरह के, मान लो उसको वो हिंदू धर्म अपनाता है या फिर उसका क्या है मुस्लिम धर्म है, तो वो अपने धर्म को क्या है प्रोपेगेट कर सकता है, फेथ ओपनली क्या है और फ्रीली सबको बता सकता है अपनी जो बिलीफ है, अपनी रिलीजियस बिलीफ है, अपना जो धार्मिक आस्था है, विश्वास है, उसको खुले तौर पर क्या है घोषणा कर सकता है उसकी। तो ये प्रोफेस का क्या हो गया, राइट हो गया। राइट टू प्रैक्टिस हो गया कि भी परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज। तो क्या है कि जो भी मतलब उसके धर्म, मान लो कोई धर्म मान रहा है, तो उसके जितने भी धार्मिक पूजा हैं, अनुष्ठान है, समारोह हैं, या जितनी मान्यताएं वगैरह हैं, उनको सबको मानने का वो और उसकी प्रदर्शनी वगैरह भी वो कर सकता है। तो इसकी क्या है पूरी तरह से उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार मिला हुआ है। इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट टू प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब हो गया ट्रांसमिशन एंड जो डिसमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स एंड एक्सपोजिशन ऑफ टेनेट्स ऑफ वन रिलीजन। तो क्या है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है दूसरे तक, क्या है, ताकि दूसरों तक वो उसका धर्म फैल सके, उसका प्रसार कर सके, उसका प्रचार सके, या उसके जो धर्म के सिद्धांत वगैरह हैं, उसके धर्म के जो भी वो धर्म मान रहा है, उसको क्या कर सके उजागर कैसे लोगों के सामने वो ला सकता है। तो इस तरह से वो अपने धर्म को प्रसार उसका कर सकता है। Next, but it does not include a right to convert another person to one's own religion. Forcible conversions impinge on the freedom of conscience guarantee to all. तो क्या कह रहा है कि मतलब ये नहीं है कि उसको दूसरों को प्रसार कर सकता है अपने धर्म का, लेकिन किसी को दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में क्या है कन्वर्ट नहीं कर सकता फोर्सफुली। अगर कोई व्यक्ति खुद से अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती उसकी क्या है जबरन उसको रूपांतर नहीं करवाया जा सकता। ये क्या होगा, एक तरह से जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है उसको क्या है उसकी मतलब उसके खिलाफ एक तरह से कानून होगा, और कानून बनाया जाएगा कि भी किसी को क्या है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस सभी को गारंटी दी गई है, तो उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है। तो अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सिटीजन एलवेज नॉन सिटीजन। तो क्या है कि ये जो राइट टू फ्रीडम है रिलीजन का, ये सभी सिटीजन्स को और जो नॉन सिटीजन है सभी व्यक्ति को मिला हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति है वो अपने धर्म का प्रसार कर सकता है, उसको मान सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये सभी को राइट मिला हुआ है, जितने भी हैं सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, फॉरेनर वगैरह हैं, सभी को मिला हुआ है। तो इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट। तो जो भी फंडामेंटल राइट है हमारे, जो एक तरह से मौलिक अधिकार हैं, उनसे मिलता है, उनसे अगर मान लो उनके साथ मेलजोल खाता है, और उनके जो पब्लिक ऑर्डर है यानी कि सार्वजनिक आदेश के लिए, नैतिकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, एकता अखंडता के लिए अगर वो कुछ खतरा नहीं है और उसको उल्लंघन नहीं करता है मोरालिटी का, हेल्थ का, किसी भी तरह से, तो वो क्या है उसको ये इसी कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि भी ये तो आप कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आपका धर्म जो आपका राइट टू प्राइवेसी जो एक तरह से रिलीजन वाला है, एक तरह से आपका जो राइट है, अगर वो किसी और राइट को या फिर किसी और भारत की जो स्वतंत्रता है, एकता अखंडता है, या पब्लिक ऑर्डर को एक तरह से वायलेट करता है, तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो फर्दर द स्टेट इज परमिटेड टू, तो स्टेट को क्या कुछ परमिशन दी गई है राज्य को, इसके जो मतलब इसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन वगैरह ले सकता है। तो रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। तो सेकुलर क्या है, किसी भी धार्मिक तरह से जो मतलब फाइनेंशियल होगी, इकोनॉमिक होगी, तो जो भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या फिर जो भी किसी भी तरह की क्या एक्टिविटी है उसके ऊपर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है किसी भी तरह क्या है उसको, लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष तौर पर क्या है करेगी सरकार। सभी धर्मों के लिए बराबर रूल लाए जाएंगे। अगर मान लो सरकार कहती है कि हम इस एरिया में आप स्पीकर नहीं बजा सकते, तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, तो किसी ईसाई धर्म हो, तो हर धर्म के लिए क्या है वो एप्लीकेबल होगा कि आप अगर मान लो इस एरिया में मान लो क्या है स्पीकर वगैरह नहीं के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है सरकार के द्वारा, तो वो सेकुलर तौर पर सभी के लिए होगा और सभी धर्मों को उसको मानना पड़ेगा। प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक करेक्टर टू ऑल क्लासेज एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। तो क्या है कि जो एक तरह से समाज के कल्याण के लिए, उसके सुधार के लिए, जो या फिर किसी भी तरह से क्या है जो हिंदुओं के सभी वर्ग और वर्गों के लिए क्या है एक सार्वजनिक चरित्र के खुले हिंदू धार्मिक संस्थानों को फेंक देते। तो इसमें ये कह रहा है कि मतलब क्या है कि जो हिंदू धर्म है वो क्या है, हिंदू धर्म को सबके लिए क्या है बराबर खोला जाएगा। ये नहीं है कि भी आपको जो मतलब एक तरह से जो हिंदू का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, तो वो
जितने भी हिंदू धर्म में जितने भी व्यक्ति हैं सभी के लिए होगा, किसी भी कास्ट के लिए, किसी भी जो सेक्शन है हिंदू में सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ये नहीं है कि कोई बड़े कास्ट का व्यक्ति है तो वो छोटे कास्ट के व्यक्ति को, या जो अमीर है वो गरीब को, अपना जो हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं उनको क्या है, उनके जो अपना धर्म प्रोपेगेट करने के लिए मना करेगा, या उसको क्या है, उसको मतलब वहाँ पे मान लो मंदिर में घुसने नहीं देगा तो, या पूजा नहीं करने देगा। तो इस तरह से क्या है, सभी को क्या है, सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए क्या है, सभी को स्वतंत्रता दी गई है सरकार के द्वारा। तो अगर मान लो ऐसे कोई करता पाया जाता है, उसका उल्लंघन करता पाया जाता है, तो सरकार उसके खिलाफ रेस्ट्रिक्शन ले सकती है और उसके खिलाफ क्या एक्शन वगैरह ले सकती है। नेक्स्ट क्या है, मैनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैव रेगुलेटेड रिलीजियस प्रैक्टिस। तो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट थे, कुछ एक तरह से उसके आदेश वगैरह थे, तो उन्होंने क्या है, काफ़ी प्रथाओं को, धार्मिक प्रथाओं को क्या है, रेगुलेट किया है, जिससे क्या है नुकसान हो रहा था सरकार का, क्या है जो सरकार को जो एक तरह से समाज है, समाज का नुकसान हो रहा था और समाज गलत दिशा में जा रहा था। जैसे सती प्रथा होगी, एनिमल स्लॉटर हो गया, कि जैसे क्या है, पहले सती प्रथा की अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को वहाँ पे, पहले तो क्या शुरुआत में जब ये स्टार्ट की गई थी तो उस टाइम पे तो वो अपनी मर्जी से वहाँ पे सती होती थी, कोई भी जो पत्नी है अपना प्रेम दिखाने के लिए। लेकिन बाद में क्या है, वो एक तरह से प्रैक्टिस बन गई और फिर उनको जबरन क्या है, उनमें सती किया जाने का लगा, जो औरतों को अपने पति के साथ। तो इस तरह से उसको बैन कर दिया गया। एनिमल स्लॉटर यानी क्या है, जो पशुओं की बलि दी जाती थी उसको भी बंद कर दिया गया। और उसके साथ साथ कैरिंग कृपाण वगैरह है, तो उसके ऊपर क्या है, सरकार ने कहा था पहले ही इस चीज़ के ऊपर बैन था कि आप कृपाण वगैरह क्या है, कोई भी हार्मफुल जो एक तरह से सब्सटेंस है वो अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट वगैरह दिया कि आप कृपाण, क्योंकि उसमें क्या है वो हानिकारक नहीं होता है, वो एक तरह से वो सिंबल है, जो एक तरह से रिलीजियस सिंबल है, तो उसको आप कैरी कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट थे जो सती प्रथा से रिलेटेड, एनिमल स्लॉटर से रिलेटेड और जो है कृपाण वगैरह से जो भी रेगुलेशन वगैरह थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट के थ्रू उनको पास किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 में क्या कह रहा है, फ्रीडम ऑफ टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो क्या है कि जो 26 में है उसमें क्या कह रहा है कि जो भी तरह के आप मान लो कोई रिलीजियस अफेयर करना है, कोई भी आपको एक्टिविटी वगैरह करनी है तो वो आप एक्टिविटी कर सकते हैं, फ्रीली कर सकते हैं। ये आपको क्या है, सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तो राइट टू एस्टेब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज। तो मतलब क्या है कि एक तरह से धार्मिक पर्पज या धर्मार्थ के उद्देश्य से क्या है, कोई भी संस्थान, इंस्टीट्यूशन वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा, पूरे देश में कहीं भी। नेक्स्ट राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। तो क्या है कि मतलब कोई भी धर्म, मान लो धर्म के मामले में वो अपने को है जो प्रबंधन है वो सभी को करने का अधिकार है। यानी कि एक तरह से क्या है कि एस्टेब्लिश कर दिया गया इंस्टीट्यूशन वगैरह, तो क्या है पूरे मतलब जहाँ पे भी उसका एरिया आता है तो उसमें क्या है वो अपना धर्म के लिए कोई भी रूल वगैरह, कोई भी मैटर वगैरह में अपने रिलीजन में कोई भी बना सकता है, उसको मैनेज कर सकता है अपने अफेयर्स हैं जो भी रिलीजन से रिलेटेड। नेक्स्ट राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या है कि कोई भी धर्म है वो अपने लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए कोई भी इमूवेबल या मूवेबल यानी कि जो अचल संपत्ति है उसका अधिग्रहण कर सकता है और उसको सभी क्या है उसको रखने का वो अधिकार होगा। नेक्स्ट है राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग टू विद लॉ। तो अगर लॉ के अकॉर्डिंग वो चलते हैं तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी क्या है अधिकार सभी धर्मों को दिया गया है। आर्टिकल 25 गारंटीज राइट्स टू इंडिविजुअल, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो क्या है कि आर्टिकल 25 में क्या है, इंडिविजुअल को राइट दिए गए हैं कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, एक तरह से प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 26 है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी कि जो एक तरह से क्या है संप्रदाय है, धार्मिक पूरा धर्म है, उसका कोई भी संगठन वगैरह है तो उसको ये अधिकार दिए गए हैं। एक तरह से मतलब इंडिविजुअल को नहीं है, वो किसी संगठन को, संप्रदाय को या उनके वर्गों को क्या है एक तरह से गारंटी वगैरह देता है। इन अदर वर्ड आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो क्या है कि आर्टिकल 25 क्या है, इंडिविजुअल की जो रिलीजन की फ्रीडम है उसको बताता है, और आर्टिकल 26 बताता है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और उन्हें कलेक्टिव बेसिस यानी कि पूरे एक तरह से सामूहिक रूप से स्वतंत्रता है उसके बारे में इसमें 26 में बताया गया है। तो लाइक द रिलीजियस राइट्स अंडर आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 के अंदर क्या है, राइट्स अंडर द 26 आर आल्सो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। तो क्या है कि जैसे जो 25 वाला आर्टिकल था उसमें हमने बताया था कि जो पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरलिटी हो गया, हेल्थ हो गया, तो इन सब पर्पज़ के बेस पर अगर मान लो कोई रिलीजन मतलब उनको वायलेट करता है तो उनके खिलाफ क्या है रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगाए जा सकते हैं। इसी तरह से क्या है जो आर्टिकल 26 है उसके ऊपर भी क्या है लगाए जा सकते हैं रेस्ट्रिक्शन वगैरह, जो पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरलिटी हो गया और हेल्थ के बेसिस पर ये जो रेस्ट्रिक्शन है लगाई जा सकती हैं, बट नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल। तो क्या है मतलब लेकिन उसमें क्या है जो फंडामेंटल राइट्स के अगर मान लो वायलेशन होता था तो उसके बारे में भी क्या है जो 25 में उसमें प्रोविजन लगाया जा सकता था, लेकिन 26 में फंडामेंटल राइट का जो एक तरह से प्रोविजन है उसके ऊपर क्या है जो रिस्ट्रिक्शंस है या रेगुलेशंस है वो नहीं लगाए जा सकते।
तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ने वाले हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच।